हेलो एवरीवन। कॉम्पिटेटिव सोशोलॉजी के भाग 25 में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सोशोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इवोल्यूशन मतलब उद विकास इवोल्वेयर से बना है, EVOLVERE से बना है। यह किस भाषा से लिया गया है? तो इवोल्यूशन इवोल्वेयर से बना है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? विकास या किसी वस्तु का आंतरिक विकास। इसका मतलब उद विकास का ये सिद्धांत था। उद विकास के सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन है और इसे समाजशास्त्र में लागू करने का श्रेय है वो हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। इसमें प्रजाति का विकास या जीवों के विकास की एक प्रक्रिया बताई गई है। भी जीवों का विकास कैसे हुआ, प्रजाति का विकास कैसे हुआ, ये सरलता से जटिलता की तरफ इस तरह की इनकी विशेषताएं बताई गई है। हर्बर्ट स्पेंसर अपने उद विकास पद्धति शास्त्र में कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने आगमन विधि, निगमन विधि और तुलनात्मक मतलब इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड कॉम्पेरेटिव मेथड का इन्होंने प्रयोग किया है। आगमन विधि वो होती है जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके पश्चात नियमों की व्याख्या की जाती है। निगमन विधि वो होती है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तुलनात्मक पद्धति वो होती है जो किसी भी दो पक्षों में, किसी भी दो विधियों में तुलना जिसके अंतर्गत की जाती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने तीनों विधियों का प्रयोग अपने पद्धति शास्त्र में किया था। तीसरा क्वेश्चन है अपना, परिवर्तन स्वयं पदार्थ में निहित शक्तियों की कार्यशीलता के कारण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उद विकास है उसमें क्या बताया गया है, जो प्रजातियों का विकास हुआ है उसमें ये बताया गया है कि परिवर्तन है वो आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। यही बात मैकाइवर और पेच ने कही है भी, परिवर्तन स्वयं पदार्थ में निहित शक्तियों की कार्यशीलता के कारण होता है। परिवर्तन का मतलब किसी भी पदार्थ या वस्तु में जो परिवर्तन आते हैं वो उसकी आंतरिक शक्तियों के कारण आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल सिलेक्शन नियम किसका है? तो ये चार्ल्स डार्विन का है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है ये भी इसी से रिलेटेड है। ये योग्यतम को ही जीने का अधिकार है। ये इसका मतलब ये हुआ, व्यक्ति है या कोई भी जाति है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वो प्रकृति में संघर्ष करता है। वो संघर्ष उसका चलता रहता है और जो उसमें संघर्ष में जो जीतता है वो सरवाइव करता है, और जो कमज़ोर होता है, संघर्ष नहीं कर पाता, उसे प्रकृति मारने के लिए चुनती है, सिलेक्शन करती है। और इसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा गया है। तो प्राकृतिक पर्यावरण और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये दोनों अवधारणाएं चार्ल्स डार्विन की है। और पुस्तक लिखी थी उन्होंने इससे रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें इन्होंने वर्णन किया था। और चार्ल्स डार्विन के इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने 1863 में एक पुस्तक लिखी थी, द फर्स्ट प्रिंसिपल। उस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र में उद विकास के सिद्धांत को लागू किया था। तो सामाजिक उद विकास के जनक पूछ लेते हैं तो वह हर्बर्ट स्पेंसर, और सीधा उद विकास का जनक पूछा जाता है तो चार्ल्स डार्विन। समाजशास्त्र के क्षेत्र को, स्कोप को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। स्कोप का मतलब हो गया समाजशास्त्र कहाँ तक करता है, इसकी सीमा कहाँ पर है। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और 2 भाग कौन से हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, समाजशास्त्र है ये एक लचीला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, इसलिए निश्चित कर पाना कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है बड़ा मुश्किल है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? कार्ल बर्टन ने कहे थे। कार्ल बर्टन ने क्या कहा था? ये एक लचीला विज्ञान है, और लचीला विज्ञान है इसका मतलब इसमें नए नए आविष्कार होते रहते हैं। नए नए आविष्कार और नए नए खोजें होंगी तो नई नई चीज़ें इसके अंदर जुड़ती रहती है, इसलिए इनकी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्ल बर्टन ने कहा कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, इसलिए यह निश्चित कर पाना कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है मुश्किल है। तो ये बात कार्ल बर्टन ने कही थी। अब समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विचारधाराओं, 2 प्रकार के जो समाजशास्त्री थे उनके विचार उनको 2 भागों में बांटा गया। एक स्वरूपात्मक या यथार्थ रूपेण या फॉर्मल स्कूल भी कहा जाता है, और इस फॉर्मल स्कूल है, इसके जनक कौन है? जॉर्ज सीमेल। इसको विशिष्टात्मक भी कहा जाता है क्योंकि ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं,
एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक क्रियाओं का, इसी तरह से समाजशास्त्र को केवल विशिष्ट तत्वों का अध्ययन करने वाला माना जाता है, जिसमें केवल सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है और वो केवल समाजशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपना, स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल भी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान मानता है? ये इसको विशिष्ट विज्ञान मानता है, स्पेसिफिक विज्ञान मानता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? देखो, इसको विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहा जाता है क्योंकि यह समाजशास्त्र को एक विशिष्ट या स्पेसिफिक साइंस मानता है। यथार्थ रूपेण संप्रदाय, इसका मतलब ये समाज की वास्तविक सच्चाई का, वास्तविकता का अध्ययन करता है, इसलिए इसको यथार्थ रूपेण संप्रदाय भी कहा जाता है। जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है क्योंकि इस सभी के संस्थापक और इसके फॉलोवर थे वो सब जर्मनी के थे, जैसे वीरकांत हुआ या जॉर्ज सिमेल हुए, तो ये सभी जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जर्मन संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो यथार्थ रूपेण या स्वरूपात्मक संप्रदाय को कहा जाता है, जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्वरूप शास्त्र, स्वरूप का मतलब क्या होता है? ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन इसमें किया जाता है, केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का, ये नहीं देखता कि माता पिता के कैसे संबंध हैं, पिता पुत्र के कैसे संबंध हैं, बल्कि ये इसके संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है, इसकी फॉर्म का अध्ययन करता है, जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, इन चीज़ों का इसमें स्वरूप शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, स्वरूप शास्त्र संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र के अंतर्गत किसके अध्ययन पर बल देते हैं? सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों या समाजीकरण के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसीलिए तो इसे स्वरूप शास्त्र संप्रदाय का नाम दिया गया है। स्वरूप शास्त्र संप्रदाय फॉर्मल स्कूल है, इसके समर्थक कौन कौन थे? तो ये नाम आपको अच्छी तरह से देख लेने, वीरकांत, वानवी, जॉर्ज सिमेल, समोल, मैक्स वेबर और टॉनिज, ये इसके समर्थक थे और ये सब कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, इसीलिए इसे जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। इनमें से किसी के बारे में क्वेश्चन आ जाए भी, इसके कौन से देश के रहने वाले थे? तो कौन से देश के? जर्मनी के। इसके बाद आगे देखिए, समन्वयात्मक, देखिए एक स्वरूपात्मक संप्रदाय था, दूसरा समन्वयात्मक। समन्वय का मतलब जो तालमेल बिठाता है, तो समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल है, इसके जनक कौन है? पीटरिम सोरोकिन इसके जनक है। समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान मानता है? तो स्वरूपात्मक स्पेसिफिक साइंस मानता था और ये इसको जनरल साइंस मानता है, सामान्य विज्ञान मानता है। इसका मतलब ये इसके जो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक है वो मानते हैं कि समाजशास्त्र में सभी जो विज्ञान है उन विज्ञानों का सामान्य अध्ययन इसमें किया जाता है, यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं है। समन्वयात्मक संप्रदाय सिंथेटिक स्कूल के समर्थक कौन कौन है? अब इसके समर्थकों को भी आपको देखना है, सोरोकिन है, दुर्खिन है, काम्टे है, हाबाउस है, मेकाइवर और पेज है, बिरस्टीड है, जॉनसन है, गिंडीस, जिन्सबर्ग, ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक है। सामाजिक संबंधों को वस्तु किसने माना है? जॉर्ज सिमेल ने। जॉर्ज सिमेल किसके जनक थे? स्वरूपात्मक जो संप्रदाय था उसके जनक जॉर्ज सिमेल थे। जॉर्ज सिमेल जर्मनी के रहने वाले थे और जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक संबंधों को वस्तु की तरह माना है और इन्होंने बताया जैसे कोई वस्तु होती है उसकी बाहरी स्वरूप और अंतर वस्तु अलग अलग होती है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। जैसे एक बॉल है, वो रबड़ की भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो लोहे की भी हो सकती है, वो उसका बाहरी रूप है। वो इसका कंटेंट हो गया, अभी रबड़ है, प्लास्टिक है, लोहा, वो कंटेंट हो गया, अंतर वस्तु हो गया। उसके स्वरूप का मतलब अलग अलग आकार बनाए जा सकते हैं, वो गोल भी हो सकती है, लंबाकार भी हो सकती है, चौरस भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमें उसके जो ये इसके समर्थक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके समर्थक जॉर्ज सिमेल है, वो ये मानते हैं कि हमारा संबंध है वो इसकी अंतर वस्तु से नहीं है, हमारा संबंध उस वस्तु की केवल बाह्य उसके रूप से है, उसके स्वरूप से है। वानवीज ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के कितने भागों में बांटा है? तो वानवीज ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को 650 भागों में बांटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा है ये किसकी है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।